जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, वो बच्चे हों, बुजुर्ग हो या बाकी बीमारियों में मुलव्वस हो, वो सर्दी में ना निकले। अच्छा। अगर मजबूरी है तो पूरे कपड़े वपड़े ढक के वो बाहर जाए, पूरा मुंह नाक ढक के, ताकि वो ठंडी हवा का असर ना हो। आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर और मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब से। इस वक्त बहसत HOD चेस्ट डिजीज़ अस्पताल में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं इन दिनों, और जाहिर सी बात है विंटर्स के ऑनसेट से ही लोग बड़ी तादाद में चेस्ट डिजीज़ अस्पताल का रुख करते हैं। कई सारे लोग जो आपको बतौर डॉक्टर तो जानते हैं कि कोई मर्ज़ है, उसका इलाज करना है, लेकिन बहुत कम लोग आपके बारे में ये जानते हैं कि आपने जो इस जर्नी की शुरुआत की, कैसे की, कब की। देखिए, अगर हम मेडिकल साइंस के कैरियर की बात करें, मैंने अपना 10+2 श्रीनगर से किया, टेंडल बिस्को स्कूल से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है। एज एन एक्सटर्नल कैंडिडेट आई वाज सिलेक्टेड इन द ईयर 1997। तो वहाँ से मैंने MBBS कंप्लीट किया 2002 में। तो MBBS कंप्लीट करने के बाद, हालांकि मेरा जो फॉरेन एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो मैंने वो प्लैब भी क्वालिफाई कर रखा था, तो आई कुड हैव मूव टू UK एट दैट टाइम। जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो मैंने क्वालिफाई किया। तो अलीगढ़ में हालांकि मेरी ठीक ठाक रैंक थी, आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर बेटर ब्रांचेस जो मानी जाती थी उस टाइम। लेकिन जब वहाँ पर काउंसलिंग हुई तो आई टुक द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन। मैं देखा था कि एक तो यहाँ पे हमारे कश्मीर में एक तो इस ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन होती ही नहीं थी, और सेकंड यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे डेमोग्राफी या मौसम के लिहाज से चेस्ट डिजीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। 2007 के बाद मैं यहाँ पे कश्मीर आया और बहैसियत रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट मैंने यहाँ पे CD हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। तो 1 सवा साल रजिस्ट्रारशिप करने के बाद मेरा यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ, और तब से मैं बहैसियत कंसल्टेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 2014 में जब हमारे सीनियर प्रोफेसर मिर्ज़ा साहब रिटायर हो गए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ओहदा था, उस पर फाइज हो गया। पहले हम देखते थे कि यहाँ पे 10 to 4 हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। हमने थिएटर स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ स्लीप लैब, एलर्जी लैब, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लैब या ICU। तो हमने यहाँ पे कोशिश यही रही कि हम दिन ब दिन इसको अपग्रेड करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम यहाँ पे वो प्रोसीजर्स करते हैं जो पूरी, अगर कंट्री में बात करें, जो टेरिस्ट्री केयर हॉस्पिटल्स हैं या एडवांस केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जितनी हमने यहाँ पे रखी है। वादी कश्मीर में सिर्फ एक ही ऐसा अस्पताल है जो ऐसे अमराज के साथ मुंसलिक है। देखिए, मेडिकल कॉलेज के मुंसलिक ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन है, तो ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पे चेस्ट डिजीज़ का ही इलाज यहाँ पे होता है। देखिए, बाकी अगर जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन जो है वो शोबा है वहाँ पे, लेकिन चूंकि वो अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, तो उनके स्टाफ की भी कमी है, या बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह जो इक्विपमेंट वगैरह जो है वो भी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन हम यहीं पे हमेशा यही कोशिश रही कि अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे आए किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको पहले कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि वो सब फैसिलिटीज़ हम यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ के लोगों को यहीं पे मैसर कराएं।
जाहिर सी बात है जिस अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद है काफ़ी पुराना अस्पताल है और हुकूमत की जानिब से आपने जिस तरह से कहा कि कई इक़दाम किए गए हैं कि बेहतर फैसिलिटीज़ यहाँ पर मैसर हो लोगों के लिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें बाहर न जाना पड़े, अलील हो यही इलाज हो। हमने देखा कि अब काफ़ी ज़्यादा दबाव है, कई सारे पेशेंट्स हमने देखा बाहर लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर बैठे हैं। झगड़ा भी हमने नीचे देखा, मेरे ख्याल से मामूली रहता है, लेकिन क्या करें, ये दबाव कैसे कम हो सकता है? आपने खुद भी कहा कि चेस्ट डिजीज़ के अमराज में जो वो इजाफा हो जाता है, तो ओबियसली लोग जोक दर जोक यहीं पे आ जाते हैं। तो लेकिन अगर स्टाफ की बात करें, वो स्टाफ लिमिटेड है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज उनको मैसर कराएं। दो चीज़ें इसके लिए हम एक्टिवली इसमें कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का एक प्रोग्राम था वहाँ जीबी पंत, जहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहले था, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो वहाँ पे भी काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटीरियर स्ट्रक्चर था वो बच्चों के लिहाज से बना हुआ था। तो हमने वहाँ पे जो हमारे R&B डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे रिक्वेस्ट की कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए ताकि हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके लिहाज से वहाँ पे इंटीरियर बनाया जाए। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की हम पे टोपोग्राफी भी अगर आप देखेंगे, बिल्डिंग्स काफ़ी है, कोई ऊपर है, कहीं नीचे हो, और चेस्ट के पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक एडवांस केयर सेंटर है। यहाँ पे लोग हर किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो श्रीनगर से, क्योंकि कुछ लोग तो जम्मू के डिवीजन से भी यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने। लेकिन इसका लोड इसी से कम हो सकता है अगर हम अपनी पेरिफेरीज को स्ट्रेंथन करें। देखिए, खांसी जुकाम अगर मामूली सा कोई इन्फेक्शन है, ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अननेसेसरली ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे आए तो जिसको यहाँ पे ट्रूली एक इलाज की ज़्यादा ज़रूरत हुई, जो हम फैसिलिटी पेरिफेरीज में नहीं दे सकते हैं, वो कई बार नेगलेक्ट हो जाता है, उसको वो मौका नहीं मिलता है। इसलिए अगर हम अपनी पेरिफेरीज को स्ट्रेंथन करें, उसकी वजह से जो है इन टेरिटरी हॉस्पिटल्स पे, मैं यही की बात नहीं करूँगा, वो स्कीम्स आप ले लीजिए, SMHS ले लीजिए, जो जेट या स्कीम्स मेडिकल कॉलेज बिमना ले लीजिए, या जो टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उन पे दबाव जो है वो कम हो सकता है। अच्छा, आपने इन बिटवीन बात की जीबी पंत अस्पताल की, जो पहले बच्चों का अस्पताल हुआ करता था, अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं वहाँ की ओर, तो क्या पूरी तरह से वहीं शिफ्ट करेंगे या आधी खदमात यहाँ भी होंगी? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा, जो प्रपोजल उस टाइम दिया गया था, तो हम जो चेस्ट का डिपार्टमेंट है उसको वहाँ शिफ्ट करने की बात आई थी, और यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़, क्योंकि यहाँ पे हमारी लैब भी बनी हुई है जो कोविड में चलती थी, जो माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पे लैब है, वो एडवांस लैब है, उसमें काफ़ी खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोग्राम था इन्फेक्शियस डिजीज़। देखिए, TB की बात भी अगर हम करें, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और अभी उसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें रेजिस्टेंट केसेस आते हैं, तो उनको हम यूजुअली नॉर्मल पेशेंट्स के वार्ड्स में नहीं रखते हैं, अलग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो प्रोग्राम यही था कि इसको एक इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में तब्दील किया जाए, तो बाकी जो छाती के अमराज हैं जिनमें इन्फेक्शन का रोल नहीं होता है, उसको हम जीबी पंत अस्पताल में शिफ्ट करें। पल्मोनरी इश्यूज किस तरह से अभी हमें, अगर हम इसको एरिया व्यू में देखें, कहाँ है? देखिए, पल्मोनरी इश्यूज जो है, ये चेस्ट डिजीज तो एक वास्ट सा सब्जेक्ट है। इसमें इन्फेक्शियस डिजीज हो या बाकी क्रॉनिक डिजीज हो, जिसमें अस्थमा आता है, COPD आता है, वो भी है, और लंग कैंसर की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ रही है। मतलब इसके बाद, कोविड के बाद नहीं, वो कोविड से तो मैं मुंसलिक नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं चेस्ट डिजीज की बात कर रहा हूँ। कोविड के जो मैक्सिमम मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं, 99% से ज़्यादा पेशेंट जो सेहतियाब हुए, जिन्होंने कोविड का इन्फेक्शन में मुलव्वस हुए, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं विदाउट एनी इफेक्ट्स। बस ये मिनिमल 1% से कम केसेस ऐसे हैं जिनके कोविड का असर हुआ है लंग्स पे क्रॉनिकली, यानी कि उनके लंग्स में काफ़ी फाइब्रोसिस हुआ है या कोई परमानेंट डैमेज स्कारिंग हुई है, जिसकी वजह से उनकी सांस की प्रॉब्लम रही है, या कोई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो क्रॉनिकली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसका प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ही कम है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 99% से ज़ायद पेशेंट्स जो है वो पूरी सेहतियाब हुए नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे चेस्ट डिजीज़ की इंसिडेंस बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा है, 6 महीने सर्दी रहती है। जो हमारे अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, COPD पेशेंट्स होते हैं, उनको विंटर इन सर्दी के मौसम में जो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है उनमें इजाफा होता है। या विंटर्स में हम ऐसे ही देखते हैं कि वो चेस्ट इन्फेक्शन हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जुकाम, नज़ला, गला खराब, ये भी
हम देखते हैं कि इनकी इंसिडेंस जो है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स काफ़ी बढ़ जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे साल ही अब कोई ना कोई बीमारी का जो इजाफा हो जाता है जो चेस्ट से मुंसलिक होती है। इस वजह से हम देखते हैं कि चेस्ट का शोबा जो है, मुझे लगता है इसको ओवर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी स्टार्ट किया, पहले हमने DNB स्टार्ट कोर्स किया था, जिसकी वजह से हम हर साल 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं जो इस चेस्ट डिजीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। वो अगर दूसरी जगह जाएंगे वो वहाँ पे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस वजह से जो लोड है वो यहाँ पे कम होके वो डिवाइड हो सकता है। चूँकि आप रिसर्च के साथ भी मुंसलिक रहते ही हैं, हमें बताइएगा कि इस वक्त जो पल्मोनरी रिलेटेड जो ये शोबा है कितना एडवांस्ड है और इसमें क्या नई चीज़ सामने आ रही है? देखिए, वो इन्वेस्टिगेटिव पैटर्न हो या डायग्नोस्टिक पैटर्न हो या ट्रीटमेंट लिहाज से मेडिकल साइंस तो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो जो पहले एक जो छाती की जो अस्पताल थे, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था एज ए TB हॉस्पिटल, जहाँ पे एक पेशेंट को, TB के पेशेंट को जब उसका इलाज नहीं मैसर था, उसको गुड न्यूट्रिशियस फूड और यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे रख के उसको रखा जाता था ताकि वो ठीक हो जाए, सेहतियाब हो जाए। TB से डिसेंट्रलाइज हो गया, अब TB पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे जो पल्मोनरी मेडिसिन का शोबा जो है वो इवॉल्व होता गया और हम देख रहे हैं कि COPD अस्थमा की इंसिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और दुनिया में पहली और दूसरी नंबर पे अस्थमा और COPD के पेशेंट्स की तादाद जो है वो हमारे मुल्क में है। और जो रिसर्च हुआ है उसमें देखा गया है कि पूरे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा COPD की इंसिडेंस है वो कश्मीर में ही है। तो इसलिए जो है इसके मुंसलिक जो रिसर्च हो रहा है उसमें नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, उसमें नई नई इंटरवेंशंस आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को लंग कैंसर में मुलव्वस है तो उसमें जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है वो हमने यहाँ पे मैसर कराई। वो ब्रोंकोस्कोपी हो, वो थोरकोस्कोपी हो, वो एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड हो। अल्ट्रासाउंड के भी 2 तरीके हमारे पास है, रेडियल ईबस है, हमारा लीनियर ईबस है। तो वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है। उसके अलावा जब वो ट्रीटमेंट एक डायग्नोसिस बन जाता है, जिस पेशेंट्स को इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है लंग कैंसर में, वो भी हमने मैसर रखा है। लेज़र ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं फॉर लंग कैंसर पेशेंट्स, या उसके अलावा बाकी थोरकोस्कोपिक जो इंटरवेंशंस है वो हम पेशेंट्स को मैसर करते हैं। हमारा एलर्जी डिपार्टमेंट में इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लैब है हमारे पास, जो जहाँ पे जो एडवांस्ड लंग फंक्शन किए जाते हैं ये देखने के लिए कि लंग्स में कितनी इन्फ्लेमेशन है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है और COPD के किस स्टेज में पेशेंट मुलव्वस है। इस वक्त जो कि जाहिर सी बात है ऑनसेट ऑफ विंटर्स ही है और कई सारे इशू जैसा कि आपने भी वजह फरमाया कि इसी मौसम में पनपने लगती हैं और ज़्यादा उसमें इजाफा भी देखने को मिलता है। कुछ लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन हमें करानी है, नहीं करानी है, किनको करानी है, कब करानी है, वो ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए, हमारे 2 तरीके के वैक्सीन आते हैं जो आमतौर पे यूज़ करते हैं। एक तो कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो वैक्सीन जो है ये चूँकि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन पे प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है तो ये पेशेंट को ख़रीद के लाना पड़ता है। तो जो करेगा ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होगा, वो अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो है उसको प्रोटेक्शन रह सकती है। लेकिन अब जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गई जो अस्पतालों में काम करते हैं, या इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग छाती के अमराज हों या बाकी सिस्टमिक अमराज मुलव्वस हों जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, वो लिवर का पेशेंट हो, वो किडनी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, वो COPD का पेशेंट हो, अस्थमा का पेशेंट हो, या खुदा न खास्ता कैंसर में मुलव्वस हो जिसकी वैसी इम्यूनिटी कम होती है, या हमारे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, या एल्डरली पीपल है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो एक हाई रिस्क ग्रुप आता है जिसको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। दूसरा वैक्सीन आता है निमोनिया का वैक्सीन आता है, तो वो बच्चों में तो वैसे ही नॉट अंडर द प्रोग्राम, लेकिन उनको बच्चों में भी वैक्सीनेट होते हैं जो चाहे वो निमोनिया के लिए वैक्सीनेट होना। लेकिन उसके बाद जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो एल्डरली हो या बाकी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हाई रिस्क पेशेंट्स निमोनिया जिनको हाई रिस्क होने का खतरा होता है, तो उनको निमोकोकल वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा हमारा कोविड का वैक्सीन है वो तो हर किसी ने लगवाया ही है, जो भी एलिजिबल है तो उसको वो लगवाना चाहिए, जिसने नहीं लगवाया है। इसके अलावा जो नई वैक्सीन्स भी आए हैं
RSV वायरस आया है, हालांकि ये अभी हमारे मुल्क में मैसर नहीं है, ये भी फॉरेन कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा कि सबसे ज़्यादा वायरस जो इन्वॉल्व था निमोनिया में डेवलप होने में वो RSV था। हालांकि यहाँ पे अभी उसका वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन आगे जाके आएगा तो हाई रिस्क पेशेंट जो है तो उनको ये वैक्सीन लगवाने चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन से महफूज रहे। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, इस वक्त या आने वाले दिनों में, सर्दियों के दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरह से खुद को महफूज रखना चाहिए ना ऐसी बीमारियों से ताकि बचें? देखिए, पहले मैं तो यही कहूँगा कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, वो बच्चे हों, बुजुर्ग हो या बाकी बीमारियों में मुलव्वस हो, वो सर्दी में ना निकले। अच्छा। अगर मजबूरी है तो पूरे कपड़े वपड़े ढक के वो बाहर जाए, पूरा मुंह नाक ढक के, ताकि वो ठंडी हवा का असर ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जब हम अंदर बैठें हम कोशिश करते हैं कि कमरों को पूरा बंद करें, खिड़कियां दरवाजे, अंदर बुखारी भी होती है, गैस होता है, कांगड़ी होती है, तो जहाँ जिसकी वजह से एब्नॉक्सियस गैसेस वहाँ पे निकलते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन की कमी होने का अंदेशा होता है, या जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अंदर कमरे में बंद हो जाते हैं। इसलिए गर्मी रखनी है, प्रॉपर कमरे को गर्म रखना है, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन का इनफ्लो आउटफ्लो कंटिन्यूसली बाहर जाए और एब्नॉक्शियस गैसेस या बाकी जो एलर्जेंस या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकले। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप देखिए, इस टाइम अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, एक फैमिली मेम्बर को, तो ये फिर पूरे घर को इन्वॉल्व कर देता है धीरे धीरे। तो जो हमने कोविड में सीखा, अगर किसी को इन्फेक्शन है उसको आप आइसोलेट कर लीजिए, उसको आप अलग कमरा दे दीजिए, क्योंकि हमारी टेंडेंसी रहती है विंटर्स में कि एक ही कमरे में पूरे फैमिली मेम्बर्स बैठे गर्मी सर्दी से बचने के लिए। लेकिन आप उस बंदे को आप आइसोलेट कर दीजिए जिसमें भी कोई ये छाती का इन्फेक्शन हो या जुकाम हो, या क्योंकि एक जगह बैठते हैं ये ट्रांसमिट होता है, फिर पूरे धीरे धीरे पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है। जो विंटर की आमद होती है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पानी पीना बंद कर देते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा जो एक इम्यून सिस्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है, जो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से और कोल्ड की वजह से एक वो कमज़ोर हो जाता है, उसको हम सिंपल, अगर हम पानी पिए, उसमें खर्चा भी कोई नहीं है, ल्यूकवार्म वाटर पिए, तो हम उसको रिजुविनेट कर सकते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो लोकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है उसको स्ट्रेंथन करके हम इन्फेक्शन से बचाव पा सकते हैं। फ्रूट्स हम देखते हैं कि हम ब्लेम कर देते हैं ड्यूरिंग विंटर्स कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये ठंडे हैं, तो इससे ड्राई फ्रूट्स खा लो, लेकिन फ्रूट्स मत खा लो। लेकिन फ्रूट्स में जो विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम इसी फ्रूट को गर्म पानी में डाल के रूम टेम्परेचर पे ला के खाएं तो हमें नुकसान नहीं, फायदा ही हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। क्या आपके यहाँ इदारे में, इस पर्टिकुलर अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट रेशो ठीक है? देखिए, स्टाफ, आप खुद बोल रहे थे कि नीचे इतनी भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ पे जितने स्टाफ को इंक्रीज किया जाए वो कम पड़ सकता है। तो लेकिन हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ पे पेशेंट आए उसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल, जितना भी हमारे से जो हमारे विद इन लिमिटेशंस जो हम मैसर कर सकते हैं, तो उसको हम बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। लेकिन ओबियसली अगर ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डिलीवर बेटर केयर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।